फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी 12वीं एपिसोड का ये सेकंड पार्ट है। तो आइए बगैर किसी देर के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ज़ियाद को तुम्हारे साथ मुआहिदा करने के लिए किस चीज़ ने मजबूर किया? उसके शक ने या खौफ ने? यास्मीन कलम लबों में दबाए सोचते हुए पूछ रहे थे। माहिर ने चेहरा उठाया, फिर ठंडा कप एक तरफ रखा। ऑफिस में हीटर की गर्माइश फैली थी, फिर भी उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। उसने हथेलियाँ घुटनों पर रखे, थ्रो के अंदर कर ली, एकदम जैसे टकोर सी मिली। शायद दोनों ने, मगर वो मेरी तवक्को से ज़्यादा मुझे जानता था। उसने जैसे झरझरी लेकर एतराफ़ किया। जब तुम कॉटेज से वापस आए तो क्या हुआ? मैं घर पहुंचा ही था कि मुझे माबीना का मैसेज मौसूल हुआ। वो अपने भाई की शादी के लिए इस्तांबुल आ रही थी और मुझसे मिलना चाहती थी। हमारी मुलाकात बहुत अरसे से तय थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी। यास्मीन की आंखों में अचंभा उभरा। उसने रुक के अपने नोट्स देखे। मुझे फिर से याद करवाओ कि तुम माला की बहन को कैसे जानते थे? 4 साल कबल। वो उस रोज़ सबरीना को उस छोटे शहर में छोड़ के खुद लंदन वापस आ गया था। वो बारिश में वापस कैसे आई होगी उसे नहीं मालूम था, ना वो पूछना चाहता था। उसने सबरीना का सामना नहीं किया। वो उससे नाराज़ था या शायद उसे उस पर गुस्सा था। अगले रोज़ उसे दोहा जाना था। वो ऑफिस गए बगैर चला गया। उसने तय कर लिया था कि वो चंद दिन लंदन से दूर रहेगा, हिलाल से दूर, शम्स से दूर, अपने मेदे की दवाइयों के साथ, दोहा के अपार्टमेंट में कैद होके। मैं सबरीना से नाराज़ था, शायद वो भी मुझसे नाराज़ थी। उसे होना भी चाहिए था। मैंने उसके भाई के रोने को अदाकारी कहा था। उसने आंखें बंद की, एक कर्ब सा चेहरे पे फैल गया। लेकिन मैंने उससे माजरत नहीं की। उन दिनों मेरे गुस्से के आगे कुछ नहीं ठहर सकता था। मुझे माजरत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। वो हमेशा मेरे मसले हल करती थी। मैं खुद नहीं जानता कि वो मेरी पीठ पीछे मेरे लिए कितनी जंगें लड़ती होगी। शम्स कार ड्राइव करते हुए मोड़ काट रहा था। नाक पे गुस्सा था और आंखों में बेबसी। कार फोन ऑन था और उससे नगीना बेगम की आवाज़ गूंज रही थी। ये कैसे हुआ शम्स? उनका लहजा तेज़ था। नहीं मालूम। अब इतना जानता हूँ कि माहिर ने वो घोड़ा फेंक दिया है, इसलिए अब आपका भेजा नया तोहफा। एक नज़र फ्रंट सीट पे डाली जहाँ छोटा सा पैकेट रखा था। उसके ऑफिस में रखने जा रहा हूँ। कार सिग्नल पर रुकी। उसने झुंझला के ख्वामखा हॉर्न दिया। इर्द गिर्द के लोग नागवारी से पलट के उसे देखने लगे। वो तुम्हें ये करने देगा? वो कतर में है, उसे मालूम नहीं होगा। मेरा सवाल वही है, ये सब कैसे हुआ? नगीना बेगम की आवाज़ में घबराहट थी। शम्स चौंका। सरकार, एक घोड़ा ही था, उसने फेंक दिया। हम अगला हथियार रख देंगे। और सिग्नल खुल गया। उसने कार आगे बढ़ाई। कम अकल इंसान, बात एक घोड़े की नहीं है, वो इतनी बरहमी से बोली कि शम्स गड़बड़ा के चुप हो गया। जानते हो उस घोड़े में कौन छुपा हुआ था? शम्स ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। समझ में ना आया कि क्या कहे। वो इन चीज़ों के बारे में मोटा मोटा इल्म रखता था, बारीक बीनियों से वाकिफ़ ना था। आपका कोई मुवक्किल? वो आसिफ था, और आसिफ कोई आम मुवक्किल नहीं था। उनकी आवाज़ में अब मलाल दर आया। उसकी उम्र 150 बरस से ऊपर थी। जानते हो एक मुवक्किल काबू करने में कितना वक्त और तवानाई लगती है? कहीं हफ्ते खुद को गंदा मैला रखना होता है, नजासत से भर के कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान बैठ के रातें गुजारनी होती हैं। और फिर ऐसे जन्नात करीब आते हैं जो शदीद नजासत को पसंद करते हैं। एक दफ़ा वो कब्ज़े में आ जाए तो हम उन्हें खुद से बांध लेते हैं। कैसे? खौफ से। खौफ इस दुनिया का सबसे कदीम तरीन हथियार है। हम जिनको डराते हैं कि अगर उसने हमसे आज़ादी हासिल करने की कोशिश की तो हम उसका रिस्क रोक देंगे और उसकी जान ले लेंगे। मुवक्किल समझता है कि आमिल उसकी जान और उसके रिस्क का मालिक है। इस खौफ के तहत वो बरसों हमारी खिदमत करता है। शम्स की कार सुस्त हो चुकी थी। वो सांस रोक के सुन रहा था। आसिफ बरसों से हमारे साथ था। वो मुसलमान था, तुम्हारे जितना मुसलमान। उनके लहजे में तंज था। मुसलमान मुवक्किल को आज़ाद करवाना आसान नहीं होता। जब शहर के मरीज़ रूहानी मुआलजों और उल्मा के पास ले जाए जाते हैं तो वो उन पे कुरान पढ़ते हैं। कुरान जिनको ज़ाहिर कर देता है, मुआलिज आलिम उसको कहता है कि मरीज़ का पीछा छोड़ दो। जिन नहीं मानता, लेकिन मुआलिज हर चंद दिन बाद मरीज़ पे कुरान की तिलावत करके जिनको कमज़ोर करता रहता है, यहाँ तक कि कई हफ्तों या महीनों की मेहनत के बाद जब जिनको यकीन आ जाता है कि उसके रिस्क और जान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो वो जादूगर की कैद से खुद को आज़ाद कर लेता है। लेकिन जानते हो उस दिन क्या हुआ? क्या किसी ने आसिफ को आज़ाद कर दिया। एक ही घड़ी में आसिफ सिर्फ घोड़े से ही नहीं निकला, बल्कि मेरी कैद से भी रिहा हो गया। किसी ने उसे आज़ाद कर किया है शम्स। उनकी आवाज़ में गैज़ो गज़ब से कांप रही थी। शायद माहिर ने। शम्स उलझ गया।
आसिफ जा चुका है और हमारे पास जाने का कोई ज़रिया नहीं है, मगर उस रोज़ क्या हुआ था ये तुम मालूम करके दोगे। अब ये मामला हमारे लिए तुम्हारा काम नहीं रहा, अब ये हमारी अना का मसला है। हमारा बरसों पुराना मुवक्किल जिसकी वजह से एक लम्हे में हमें छोड़ के गया, वो शख्स हिसाब देगा। शम्स ने उलझ के फ़ोन रखा, फिर सर झटका। वो ये बात किससे मालूम करेगा। माहिर के ऑफिस में मामूल के काम जारी थे। शम्स को हॉल में दाखिल होते बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो माहिर फरीद का सौतेला बाप था, वो यहाँ जब मर्जी चाहे आ सकता था। शम्स तेज़ कदमों से नाक की सीध में देखता आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में पैकेट थाम रखा था। माहिर के ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा था। शम्स के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। इत्मीनान से अंदर दाखिल होके उसने एहतियात से दरवाज़ा बंद किया, फिर बत्ती जलाई। कमरा रोशन हुआ। अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। हेलो शम्स साहब। माहिर की कुर्सी पे एक लड़की बैठी थी, स्याह बालों की ऊंची पोनी बनाई, थोड़ी तले हाथ रख के वो मुस्कुरा के शम्स को देख रही थी। तुम कौन? शम्स ने बदिक्कत तासुरात नॉर्मल किए, हालांकि वो उसको पहचान गया था। ये माहिर की नई सेक्रेटरी थी, सबरीना। और आप यकीनन शम्स हैं? तुम जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी लाओ, मुझे कुछ काम है। वो आम से अंदाज में कहता आगे बढ़ा और कोट उतारने लगा, जैसे यहाँ बैठ के काम करने का इरादा हो। हाथ में क्या है? वो मशकूक नज़रों से उसे देखती उठ खड़ी हुई। उसकी मुस्कुराहट अब गायब थी। ये माहिर की माँ ने उसके लिए भेजा है। उसने पूरे एतमाद से वो पैकेट मेज़ पे रखा। ये प्री एम्ब्रेगो क्यूबन सगार्स हैं जो उसे तोहफे में एम्बार्गो से पहले के सगार हों या तीसरी जंग अजीम के बाद के, जिन हाथों से आप इन्हें यहाँ लाए हैं, इन्हीं से वापस ले जाइए। उसने चुटकी बजा के दरवाजे की तरफ इशारा किया। शम्सुद्दीन का चेहरा सुर्ख हुआ। लड़की तुम होश में हो? मैं माहिर का सौतेला बाप हूँ। सगे होते तब भी मेरा यही जवाब होता। वो सीने पे बाजू लपेटे किसी दीवार की तरह उसके सामने खड़ी थी। जो घोड़ा आपने रखा था वो हम फेंक चुके हैं। अब आप यहाँ कोई चीज़ ला के नहीं रख सकते। जाके अपने जादूगर को कह दें कि वो किसी दूसरे घर का रुख कर लें। वो उसकी आंखों में देखते हुए निडर अंदाज में कह रही थी, जादू की जिस निजात में आप फंसे हुए हैं वो आपकी कब्र को अंगारों से भरी रही है, लेकिन दुनिया में भी आपको रुसवा करेगी। मैंने आज तक जादू करने और करवाने वालों को इज्जत की मौत मरते नहीं देखा। क्या बकवास है ये? तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो। शम्स का सारा जिस्म गुस्से से कांपने लगा था। आपका दाखिला आज से इस इमारत में बंद है। आपका सिक्योरिटी कार्ड मैं ब्लॉक कर रही हूँ। आप आइंदा यहाँ कदम नहीं रख सकते। शम्स चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर क्यूबन सगार्स का बॉक्स उठाया और जहरखंद अंदाज में मुस्कुराया। तुम भूल रही हो कि मैं हिलाल का बाप हूँ। उसे ड्रॉप करने और वापस लेने किसी भी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। सॉरी, मैं बताना भूल गई। हिलाल का दाखिला भी यहाँ बंद है। उसने शाने उचकाया। शम्स चंद लम्हे कुछ बोल ना सका। इसलिए नहीं कि वो आपकी बेटी है, आपको हम तब भी रोक सकते हैं, बल्कि इसलिए कि माहिर नहीं चाहता कि आपके इन जादुई करतबों की वजह से उसे नुकसान पहुँचे। कुछ था उसकी आवाज़ में कि शम्स जहाँ था वहीं रुक गया। हिलाल का इस सब से क्या ताल्लुक़? चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। क्या उसने आपको नहीं बताया? सबरीना ने गौर से उसे देखा। वही तो थी जिसने घोड़े में उसे देख लिया था, जिसे हम नहीं देख सकते। उसी के कहने पे वो चला गया था। शम्स के कदमों तले से ज़मीन सिरकने लगी। वो बहुत कुछ कह सकता था, गुस्सा, धमकियाँ, लेकिन तमाम अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। उसने धीरे से कोट वापस पहना। हाथों में जान नहीं रही थी। कार में वापस पहुंच के उसने वो पैकेट फ्रंट सीट पे डाल दिया। वो उसकी परेशानियों की फहरिस्त में बहुत नीचे था। ज़हन एक ही लम्हे में बहुत पीछे चला गया। एक स्याह सफ़ेद सा मंजर, कहीं बरस पुराना। कदरे जवान शम्स फ़ोन पे तराबी अंदाज में कह रहा था, सरकार, मुझे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था। आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हैं। तुम्हारा नामुमकिन क्या है? एक रोबदार नस्वानी आवाज़ सुनाई थी। मैं कासिम फरीद का बॉडी गार्ड हूँ। वो कौन है? एक अमीर आदमी जिससे मुझे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। ये नफ़रत नहीं, हसद है। वो तंज़िया हंसी। मुझे हर वो चीज़ चाहिए जो उसके पास है। उसकी आंखों में तपिश से उभरने लगी। उसकी दौलत, मुआशरे में मकाम और उसकी बीवी। बीवी के ज़रिए सब कुछ हो जाएगा। शम्सुद्दीन कैसे? उसके चेहरे पे रौनक उभरी। कासिम फरीद पे सहरे उल मर्ज करना पड़ेगा और उसकी बीवी पे सहरे इश्क। फ़ीस क्या होगी? सहरुल मर्ज की फ़ीस यूरोज़ में होगी, तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा। लेकिन सहरे इश्क की कोई फ़ीस चंद बरस बाद हम तुमसे लेंगे। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। सहरे इश्क की शादी से पैदा होने वाला पहला बच्चा सरकार का होता है। क्या तुम मुझे अपना बच्चा दोगे?
शम्स को सोचने में एक लम्हा भी ना लगा। वैसे भी राबेल कासिम फरीद एक बढ़ती उम्र की औरत थी। यकीनन वो बच्चे पैदा करने की उम्र से बाहर निकल चुकी थी। मुझे मंजूर है सरकार। मंजर बदला, वक्त बरस आगे से रखा। शम्स अस्पताल के कमरे में शल सा बैठा था। नर्स ने एक कंबल में लिपटी बच्ची उसकी गोद में डाली थी। वो चंद लम्हे गुमसुम सा उसे देखे गया, फिर तेज़ी से उसे वापस थमाया और बाहर को भागा। सरकार, मुझसे मुँह मांगी फीस ले लें। वो पार्किंग एरिया में चलते हुए भीगी आवाज़ से कह रहा था। लेकिन मैं अपनी बेटी आपको नहीं दे सकता। एक ही नज़र में मेरा दिल उसकी मोहब्बत से भर गया है सरकार। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं किसी से इस दुनिया में मोहब्बत नहीं करता। मेरा कोई अपना नहीं है सिवाय उसके। मुझसे मेरी बेटी मत छीनिए। दूसरी जानिब हल्का सा कहका सुनाई दिया। जाओ शम्स, तुम्हें माफ़ किया। और राब्ता मुनक़ता हो गया। वो आंसुओं भरा चेहरा लिए हैरत से फ़ोन को देखने लगा। क्या वाकई सरकार ने उसे माफ़ कर दिया था या टाल दिया था? और इतने बरसों में सरकार ने जब जब उससे हिलाल का हाल पूछा, उसका माथा ठनक जाता, रीढ़ की हड्डी में एक बर्फ की लहर दौड़ जाती। वो सरकार को झिड़क देता, कभी मौजू बदल देता। उसने हिलाल को स्कूल में दाखिल करवाने की बजाय होम स्कूलिंग शुरू करवाई। उसने उसके हाथ में कभी मोबाइल और आईपैड्स नहीं दिए। वो उसे सारी दुनिया से छुपा के रखना चाहता था। और अब माहिर की सेक्रेटरी कह रही थी कि हिलाल ने वो देखा जो वो नहीं देख सके। सरकार, वल आखिर उसने कार फ़ोन पे चंद बटन दबाए। राब्ता मिलते ही नगीना बेगम का मुंतज़िर हेलो सुनाई दिया। मैंने मालूम कर लिया कि आसिफ को किसने रिहा करवाया है। किसने? नगीना बेगम जानने के लिए बेताब थी। सबरीना। शम्स ने खुश्क होते हलक के साथ अल्फाज जोड़े। कौन है वो चौंकी। माहिर की नई सेक्रेटरी। उसने घोड़े में मौजूद शह को देख लिया था। उसी ने घोड़ा फेंकवाया है। उसी ने मुझे दोबारा ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया। उसकी उंगली पे डिजिटल तस्बीह बंदी थी। वो जिक्र अज़कार करने वाली लड़की है। वहीं आपकी दुश्मन है सरकार। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हाथ भी कांप रहे थे। तुम्हें यकीन है? सरकार का लहजा मशकूक था। 100%। वो सोचने लगी। माहिर इस वक्त कहाँ होगा? दोहा में। क्यों? वो इस सवाल पे चौंका था। दोहा गर्म था। वहाँ आके दिल पे जमी बर्फ़ पिघलने लगी। लेकिन सगार्स की तादाद में इजाफा हो गया। मेरे का दर्द गले तक पहुँच के अब कंधों को मुतासिर करने लगा था। ये दर्द बाज़ दफ़ा सोने नहीं देता था। उस रोज़ वो MIR करवा के घर आया तो कंधे हनूज़ बोझल थे। स्पेशलिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ डिहाइड्रेशन थी। इसके दर्द की ठोस वजह किसी को नहीं मिलती थी। सबरीना की बताई वजह बार बार जहन में आती, लेकिन उसने अपना जहन इस तरफ से बंद कर लिया था। उस सुबह भी नींद की चंद दवाएं फांकी और अपार्टमेंट के पर्दे गिरा के बिस्तर पर लेट गया। बहुत दिन बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई थी। चंद घंटे गुजरे थे या चंद साल, उसका जहन फ़र्क नहीं कर सका, क्योंकि वो घंटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने उसे जगाया। माहिर चौंक के उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, बत्तियां गुल थी। ऐसे में फ़ोन चमक चमक के थर थरा रहा था। गैर शनासा लोकल नंबर। उसका सर भारी था और आंखें बोझल। बदिक्कत मोबाइल कान से लगाया। हेलो, वनूदा सी आवाज़ अलग से निकली। हेलो। जवाब में एक परेशान सा नुस्वानी हेलो सुनाई दिया। फिर एक वक्फा। कौन? मामार। क्या? उसको समझ में ना आया कि वो कौन थे और क्या पूछ रहे थे। मैं माबीना हूँ, हम एयरपोर्ट पे मिले थे। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसके सोए ज़हन में एक कोंदा सा लपका। उसने खुद को कहते सुना, 1 in 50। शायद जहन को याद आ गया था, लेकिन जहन उसे बता नहीं रहा था वो कौन थे और 1 in 50 का क्या मतलब था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके शहर में आऊँ तो बताऊँ। वो परेशानी से तेज़ तेज़ बोल रही थी। मैं एक मसले में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो एयरपोर्ट पे थी और उसे मेरी मदद चाहिए थी। खिड़की पे गिरती बारिश की बूंदें अब सुस्त हो चुकी थी। यास्मीन सामने बैठी खामोशी से सुन रही थी। वो अब काउच की टेक से सर टिकाए याद करके कह रही थी, मैं सबरीना से नाराज़ था, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसे ही कॉल की और अपने लिए एक फ़्लाइट बुक करवाने को कहा ताकि मैं बोर्डिंग लाउंज तक रसाई हासिल कर सकूं। तुम एक अजनबी की मदद करने क्यों गए? मैं नहीं जानता। मैं उस वक्त भी नींद की दवा के ज़ेरे असर था। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोहा के वस्त में एक बड़ा सा जर्द रंग का भालू सर झुकाए बैठा था। उसके सर पे एक डेस्क लैंप जल रहा था, यूँ जैसे उसका सर लैंप में फंसा हुआ हो। ये 23 फुट ऊंचा कांसी का बना भालू दुनिया भर के मुल्कों से दोहा के एयरपोर्ट पे आने वाले मुसाफिरों के लिए नॉस्टैल्जिया का काम करता था। वो उन्हें अपने बचपन के बेडरूम की स्टडी टेबल पे डेस्क लैंप के साथ रख के किसी भूले बसरे भालू की याद दिलाता था। उस वक्त बहुत से लोग भालू के कदमों में खड़े तस्वीरें खिंचवा रहे थे। उसकी हदायत के मुताबिक वो वहीं खड़ी थी, एक कंधे पे सफ़ेद बैग पैक डाले। वो छोटे बालों वाली लड़की खौफज़दा परेशान निगाहों से इतराफ़ में देख रही थी। 1 in 50। वो चौंक के पलटी, निगाहें उससे मिली।
उसकी आंखों पे नीला मस्कारा लगा था, अलबत्ता लिपस्टिक मधम हो चुकी थी और चेहरे की रंगत सफ़ेद सी थी। माहिर को देख के एक तखान भरी सांस खारिज की। थैंक यू आपके आने के लिए। वो रो नहीं रही थी लेकिन रो देने के करीब थी। क्या हुआ? वो ख़राब गले जैसी आवाज़ में पूछ रहा था। मीरा वो कदरे झिझकी। लम्हे भर को गौर से उस अजनबी माहिर को देखा। यह आदमी वैसा ताज़ा दम और पूरा एतमाद न लगता था जैसे 2 बरस पहले था। उसके लिए कतर एयरवेज के स्टाफ को डांट देने वाला, उसे अपने साथ अल मरजान लाउंज में लाने वाला, उसे डिनर करने पे मजबूर करने वाला, ये कदरे मुख्तलिफ सा था। उसका लिबास मलगजा और आंखें मुतर्रम थी, जैसे नींद से जागा हो या जैसे कहीं रातों से सोया ना हो। बड़ी शेव, गहरे हल्के, कमज़ोर चेहरा। मेरा वॉलेट खो गया है, उसने पलकें झपकाई। आंसू अंदर ही उतार लिए। ये तय था कि माबीना मुबीन आज नहीं रोएगी। क्या था वॉलेट में? पैसे, कार्ड्स, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, मोबाइल, सब कुछ। फिर इजाफा किया, मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म थी। वो चल हमें नासमझी से उसे देखता रहा। तुमने मुझे कॉल कैसे की? एक मुसाफिर के फ़ोन से। आपने अपना नंबर मेरे बैग पे लिखा था। माही ने सफ़ेद बैकपैक का स्ट्रिप दिखाया। वहाँ परमानेंट मार्कर से स्याह रंग में उसका फ़ोन नंबर लिखा था, जो बहुत दफ़ा साफ़ करने के बावजूद नहीं मिटा था। मुझे अपने घर के लैंडलाइन के अलावा कोई नंबर ज़बानी याद नहीं है। समझ नहीं आया किसको कॉल करूं। मैं लाहौर से कनाडा जा रही थी। वो तेज़ तेज़ बता रही थी। सुबह 10:30 मैं यहाँ इस एयरपोर्ट पे उतरी हूँ। 9 घंटे का ट्रांजिट था। अभी घंटा पहले मैं एक जगह सो गई। जब उठी तो मेरा वॉलेट गायब था। यकीनन किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। वो बिना कुछ कहे उसे देख के गया। मैंने सिक्योरिटी से बात की, अपने कदमों पे वापस हर उस जगह गई जहाँ से मेरा गुजर हुआ हो, मगर बेसूद। अब मैं एयरपोर्ट पे फंस गई हूँ। बोर्डिंग पास और पासपोर्ट के बगैर मैं फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर सकती। ये मुझे वापस पाकिस्तान रिपोर्ट कर देंगे, इसीलिए आपको कॉल की। वो बहुत दिक्कत से खुद को रोने से बाज रखे हुए थे। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जी। वो सांस रोक के सुन रही थी। क्या तुमने कुछ खाया है? माही ने सर दाएं बाएं हिलाया। लंच जल्दी कर लिया था लेकिन वॉलेट खोने के बाद कुछ नहीं खाया। मैं बिना बोर्डिंग पास के एयरपोर्ट से कुछ नहीं खरीद सकती। पहले कुछ खाते हैं, फिर तुम मुझे दोबारा से सारी कहानी बताना। वल्लाह मुझे एक लफ्ज़ नहीं समझ आया। वो झरझरी लेकर आगे बढ़ गया। माही के कंधे ढलक गए। शायद उसने उसे कॉल करके गलती की थी। वो नींद में था या क्या मालूम, बीमार हो। एक बीमार आदमी उसकी क्या मदद करेगा। वो बेदिली से उसके पीछे चल पड़ी। जर्द भालू से चंद मीटर दूर हैरड्स टी रूम बना था। उसके एक दरवाजे के बाहर सब्ज़ यूनिफॉर्म पहने एक भालू खड़ा था। 7 दीवार में बनी खिड़की थी जिससे टी रूम के अंदर का मंजर दिखाई देता था, लेकिन वो दोनों अंदर बैठने की बजाय खिड़की के बाहर रखी मेज़ कुर्सियों पर बैठे थे। इर्द गिर्द दूसरी शॉप्स और बैग्स उठाए आते जाते मुसाफिर दिखाई देते थे। दूसरे हिस्सों की निस्बत ये एयरपोर्ट का कदरे खामोश कोना था। माही उस आदमी को वहाँ बुलाने पर पछता रही थी। उसे आबाद से रब्ता करना चाहिए। वो उसके फ़ोन से या एयरपोर्ट के कंप्यूटर से आबाद से इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकती थी, लेकिन क्या कहेगी वो। एक दफ़ा फिर एयरपोर्ट पे उसने अपना तमाशा बनाया था। उफ, पिछली दफ़ा बचत हो गई थी। तब उसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, लेकिन गुज़श्ता 2 बरस में उसने आबाद के साथ कहीं सफ़र किए थे। वो अब 19 साला माही नहीं थी, लेकिन उसे आज अपना आप फिर से 19 साला माही की तरह महसूस हो रहा था। मैं सो रहा था जब तुम्हारी कॉल आई। मैं कॉफ़ी के बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। वो कुछ कह रहा था। माही चौंक के सीधी हुई। वो कॉफ़ी का घूंट भर रहा था। ये उसका दूसरा कप था। उसका चेहरा गीला और सामने के बाल नम थे। वो अभी मुंह धो के फ्रेश होके आया था और वो बेहतर लग रहा था। अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप किसी तरह मुझे मेरी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट पे बोर्ड करवा सकते हैं? वो परेशान थी। उसने कहा था दोहा उसका शहर है। वो उसे एक बाअसर आदमी लगा था। शायद वो अथॉरिटीज़ से बात कर सके, कोई असर रसूख इस्तेमाल कर सके और वो जादू से कनाडा पहुंच जाए। बगैर बोर्डिंग पास और पासपोर्ट के तुम कहीं नहीं जा सकती। अलबत्ता हम तुम्हारा वॉलेट ढूंढ सकते हैं। वो संजीदगी से उसकी तरफ मतवज्जे था। मेरा वॉलेट चोरी हुआ है, अब कैसे मिलेगा? ये दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट किसी वजह से है, क्योंकि यहाँ ऐसे जुराइम नहीं होते। उसने जेब से कलम निकाला और एक टिश्यू पेपर सामने किया। अगर तुमने अपनी सेविंग्स एक महंगे बैग की बजाय तनकीदी नज़रों से उसके बैकपैक को देखा, एक एयर टैग या आईफोन में इन्वेस्ट की होती, तो आज तुम फाइंड माई आईफोन से अपना फ़ोन ढूंढ सकती थी। मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ और मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसने आंखें घुमाई। एक तो ये कमबख्त एप्पल यूज़र्स, ख्वामखा का एहसास बरतरी। तुम कहाँ सोई थी जब तुम्हारा वॉलेट खोया?
प्रेयर एरिया में। मुझे ऐसे मत देखिए, हम जैसे लोगों के पास बिजनेस क्लास लाउंज की रसाई नहीं होती। हम एयरपोर्ट्स पे नमाज की जगहों पे ही सोते हैं। वो सर झुकाए टिश्यू पे कुछ लिख रहा था। और तुम्हारी फ़्लाइट में कितना वक्त रह गया है? 3 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमारे पास तुम्हारा वॉलेट ढूंढने के लिए 3 घंटे हैं। माहिर ने अपने फ़ोन पे टाइमर सेट किया और उसे दरमियान में रखा। माहिर ने उलझ के उसे देखा। वहाँ 3 घंटे का वक्त सेट था और हर सेकंड के साथ वक्त घटता जा रहा था। आप किसी से मेरे लिए बात नहीं करेंगे? एयरपोर्ट स्टाफ से, किसी से? उसने बेचैनी से याद दिलाया। जिस मकसद के लिए उसने उसे बुलाया था वो उसको सुन ही नहीं रहा था। नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा वॉलेट ढूंढ लेंगे। तुमने कहीं गिराया होगा, अब तक उसे कोई चुरा के जा चुका होगा, वो नहीं मिलेगा। आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उस अजनबी ने आंखें उठा के एक नज़र उस पर डाली तो माही कदरें धीमी पड़ी। हम उसे कैसे ढूंढेंगे? चीज़ें वहीं से मिलती हैं जहाँ से उनको खोया होता है। मैं हर उस जगह गई हूँ जहाँ मैं गई थी, हर रास्ते को देखा है, वॉशरूम, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, वो कहीं नहीं है। एक दफ़ा फिर उसने आंसुओं को पीछे धकेला। वो रोएगी नहीं। माहिर ने पीछे टेक लगाई और बघौर चल में उसे देखता रहा। स्कूल में मैथ्स पढ़ी थी? स्कूल की मैथ्स का अमली ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होता। थ्योरम, फार्मूले, अलजबरा एवं ही पढ़ाते थे स्कूल में। उसने नाक चढ़ाई। यानी तुमने अब तक नहीं सीखा कि दुनिया में हर शय रियाजी की मोहताज है। अब के माही को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने पीछे टेक लगा लिया और बाजू सीने पे लपेट लिए। कैसे? मैथ्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है। मैथ्स के थ्योरम और फार्मूले तुम्हें इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम बड़े होकर अमली ज़िंदगी में उनके ज़रिए अपने मसले हल कर सको। मैं अपना वॉलेट मैथ्स के ज़रिए नहीं ढूंढ सकती मामार साहब। उसने खफकी से माहिर को देखा। किसी को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। वो यकीनन इसी चीज़ का बदला ले रहा था। ढूंढ सकती हो, क्योंकि मैथ्स हमें सिखाती है कि दुनिया की हर चीज़ नंबर्स में बयान की जा सकती है और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। वो अब टिश्यू पे चल लकीरें खींच रहा था। तुम लाहौर से दोहा किस वक्त पहुंची? तकरीबन 10:30 बजे। यानी 10:30 बजे तुम्हारा वॉलेट तुम्हारे पास था। उसने सबसे ऊपर लिखा 10:30 AM। और किस वक्त तुमने देखा कि वॉलेट गायब है? पूरे 2 बजे। उसे याद आया जब वॉलेट चोरी हुआ तो उसने वक्त देखा था, क्योंकि मैं सोकर उठी। तुम्हारा वॉलेट 2 बजे चोरी नहीं हुआ। उसने तेज़ी से टोका। 2 बजे तुम्हें मालूम हुआ कि वो खो गया। एक ही बात है। एक बात नहीं है। तुम्हें मुझे नंबर्स में बताना होगा कि तुम 10:30 बजे से 2 बजे तक क्या करती रही हो। एक ट्रांजिट करने वाला मुसाफिर बार बार घड़ी देखता है। नंबर्स मुझे बताएंगे कि तुम्हारा वॉलेट कहाँ है। माही के चेहरे पे छाई परेशानी अब उलझन में बदल चुकी थी। उसका दिमाग समझने से कासिर था कि वो यहाँ बैठे बैठे उसका वॉलेट कैसे ढूंढ लेगा, लेकिन उसके पास उस शख्स के सिवा कोई ना था। एयरपोर्ट पर आते ही तुमने पहला काम क्या किया? मैंने अपनी बहन को कॉल की थी। सुबह 10:35। वो एक खुशगवार सी सुबह थी। हवाई सफ़र का मखसूस जोश लिए वो ट्रांजिट मुसाफिरों के साथ जब एयरपोर्ट के बारौनक एरिया में दाखिल हुई तो आंखें बंद करके सांस अंदर खींचा। उस एयरपोर्ट पे 2 साल कबल उसके साथ अच्छा तजुर्बा पेश नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा वो इन यादों को अच्छी यादों से तब्दील करेगी। उसका ट्रांजिट 9 घंटे का था। वो खाए पिएगी, एंजॉय करेगी, शॉपिंग करेगी। 9 घंटे बाद उसकी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट थी और वहाँ से वैनकूवर। हर चीज़ बेहतर तरीके से हो रही थी। माही ने सफ़ेद बैकपैक से सुर्ख रंग का वॉलेट निकाला और उसकी जिप खोली। ये ट्रैवल वॉलेट था जो इतना बड़ा था कि उसके अंदर करेंसी, कार्ड्स, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, गर्ज हर ज़रूरी सफरी शय रखने की गुंजाइश थी। और बैरूनी खाने में मोबाइल फिट आ जाता था। उसने मोबाइल निकाला और वॉलेट वापस एहतियात से बैग में डाला। वाईफाई कनेक्ट करके सबसे पहले उसने माँ को कॉल मिलाई। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने माला का नंबर मिलाया। दोहा पहुँच गई हूँ, VPN ऑन कर लिया है, बैटरी लो है, कहीं आराम से चार्ज करूँगी। तुम कैसी हो? वो एक ही सांस में बोलती गई। सामने जर्द भालू अपनी लैंप में सर फंसाने के बाद शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए हुए बैठा था। फास्ट फॉरवर्ड। माहिर ने हाथ से ऊन लपेटने का इशारा किया। वो उसकी तफसीलात से उकता गया था। वो दोनों हेयर डिज्नी रूम की खिड़की के बाहर बैठे थे और कॉफ़ी के कप उनके दरमियान रखे थे। माही ने नाराज़ी से उसे देखा और सर झटका। मैं कॉल करके वॉशरूम गई, मगर मैंने वज़ू नहीं किया क्योंकि किसी नमाज का वक्त नहीं था। तुमने वॉलेट वॉशरूम में नहीं गिराया? उसने मशकूक नज़रों से माही को देखा। नहीं मामार साहब। माही ने दांत पे दांत जमा के बहुत ज़ब्त से उसे देखा, क्योंकि वहाँ से मैं उसी टी रूम तक आई थी और मैंने कॉफ़ी
और डेजर्ट खाया था और बिल देते वक्त बोर्डिंग पास दिखाया था, यानी उस वक्त वॉलेट मेरे पास था। फिर यहीं अंदर मुझे नगीना आंटी मिल गई। माहिर फरीद ने उलझ के उसे देखा। नगीना आंटी कौन है? 11:15 बजे के करीब महबीना मुबीन उस वक्त हेयर डिज्नी रूम में बैठी थी। सुर्ख वॉलेट मेज़ पे रखा था और सफ़ेद बैकपैक एक खाली कुर्सी पर। वेटर ने जैसे ही उसकी कॉफ़ी और मीसू सामने रखा, उसने झट मोबाइल निकाल के तस्वीर खींची और फैमिली ग्रुप पर भेज दी। बैटरी कम थी, चलो कहीं चार्ज करेगी, पहले कॉफ़ी पी ले। मोबाइल रखा ही था कि सामने वाली मेज़ पे नज़र पड़ी। वो चौंकी, आंखें छोटी की पहले, फिर चेहरे पे शनासाई दौड़ी। नगीना आंटी, कदरे ऊंची आवाज़ में पुकारा। इस मेज़ पे बैठी खातून ने चौंक के गर्दन मोड़ी। नगीना बेगम आज से बहुत मुख्तलिफ थी। चाको चौबंद, दराज कद, उनके कंधे अभी ढलके नहीं थे, बाल स्याह डाई किए हुए थे, हनक नदारुत, दुबली पतली स्मार्ट सी, सर पे दुपट्टा लिए, कंधे से दुपट्टा कंधे तक उठा जिससे एक आस्तीन दिखाई देती, ग्रेसफुल सी शलवार कमीज़ पहने, हाथ में तस्बीह, सांवला चेहरा फ्रेश और पुरकशिश था, आंखों पे काजल और हल्की लिपस्टिक। वो ऐसी खातून थी जिन्होंने बढ़ती उम्र के बावजूद खुद को फिट रखा हुआ था। माही को देख के हल्का सा हैरान हुई, फिर लम मुस्कुराहट में ढले अपनी जगह से उठी और उसके सामने आई। मैं माही हूँ, हूरे जहाँ की बेटी। वो तेज़ी से खड़ी हुई। बिल्कुल, मैं पहचान गई हूँ बेटा, बहुत अरसे बाद देखा। वो तमकनत से मुस्कुराती उसके सामने बैठी, टांग पे टांग जमाई, हाथों में हीरे की अंगूठियाँ थी। आप यहाँ कैसे? आप तो दुबई होती थी ना? साथ ही तो है दुबई, एक फैमिली फ्रेंड से मिलने दोहा आई थी, शॉर्ट ट्रिप। वो गहरी नज़रों से माही को देखते हुए मुस्कुराई। माशाल्लाह, कौन सा मंथ है? माही के गाल हल्के से सुर्ख हुए। वो झीम के मुस्कुरा दी। चौथा। अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट में हैरत भी थी। उसने बहुत खुला सा लंबा फ्रॉक पहन रखा था और वो अभी तक काफ़ी स्मार्ट थी। पाकिस्तान में 2 महीने रही थी। पिछले हफ्ते एक शादी अटेंड की। किसी को शक भी ना हुआ कि वो उम्मीद से थी, दूसरी दफ़ा थी, और नज़र बद के डर से माँ ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था। फिर भी नगीना आंटी ने भांप लिया था। मुबारक हो। वो बहुत गौर से माही को देख रही थी। आप कैसी हैं? आपका बेटा राइटर बन गया है ना? मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। हाँ, बस आजकल उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम बताओ अम्मी कैसी हैं? फिर याद आया, तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? उसकी कहीं बात वगैरह? यानी चंद मिनट तुमने एक रैंडम रिश्तेदार आंटी से गॉसिप की। आगे? उसने फिर से हाथ को घुमाया। फास्ट फॉरवर्ड प्लीज़। माही ने गहरी सांस ली। उसकी कमर अब दर्द कर रही थी। उसने वेटर को इशारा किया। मुझे पानी चाहिए। उसने थकान से पीछे को टेक लगाई। नगीना बेगम से होने वाली सारी गुफ्तगू वो उस कठोर आदमी को नहीं सुना सकती थी। शायद उसके नज़दीक छोटी तफसीलात वक्त का ज़िया थी। कशमाला ठीक है, वो मुख्तसन बोली। कुछ मोहताज सा हो गया उसके लहजे में। उसे याद आया, माँ नगीना आंटी को ख़ास पसंद नहीं करती थी, न जाने क्यों। उनको अपने बेटे के लिए कहीं माला का ख्याल तो नहीं आ रहा? रिश्ता वगैरह हुआ उसका? अभी वो शादी करना ही नहीं चाहती। उसको चंद साल अपना करियर बनाना है। निगाहें चुरा के उसने वेटर को इशारा किया। एक कॉफ़ी मज़ीद। फिर उन्हें देखा। वो मुस्कुराते हुए बगौर उसे देख रही थी, जैसे उनकी निगाहें माही के अंदर तक जा रही हों। और तुम खुश हो माही? जी अल्लाह का शुक्र है। वो फीका सा मुस्कुराई। कुछ गैर आरामदेह सा महसूस होने लगा था। इस हालत में रिश्तेदार अमूमन नज़र लगा देते थे। उसके अंदर खौफ उठने लगा, कहीं उसे नज़र न लग जाए। ये दूसरी दफ़ा था जब उसको अपनी फैमिली होने की उम्मीद हुई थी। इस दफ़ा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। आप अकेली आई हैं? उसने अपनी नगीना बेगम को गौर से देखा। वो ब्रांडेड बैग लिए, हाथ में तस्बीह और पैरों में जॉगर्स पहने हुए थी। वो आम सी देसी खातून थी। माना कि दुबई में रहती थी, लेकिन क्या वो एयरपोर्ट से दोहा किसी के घर यूं ही अकेली चली जाएंगी? उसने देसी आंटीज़ को कम ही इतना पुरअतमाद और एक्टिव देखा था। बेटे और शौहर की अपनी अपनी ज़िंदगी है, मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती। बात करते करते नगीना बेगम की नज़र उसके बैग पैक पर पड़ी। गर्दन तिरछी करके स्ट्रिप पे लिखा नंबर पड़ा। फिर चौंक के माही को देखा। तुमने अपना बैग ख़राब कर दिया है। वो आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ के जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये आबाद के काम है। किसी का नंबर लिख रहा था, पेपर नहीं मिला तो मेरा बैग तबाह कर दिया। उसने खफत से बैग का रुख उल्टा दिया। नंबर छुप गया। माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया था। माला ठीक करती थी। पब्लिक प्लेस पे इत्तेफाक से मिलने वाले रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करके गुजर जाती थी। उसे ख्वामखा उनसे अलग सलग नहीं करनी चाहिए थी। अजीब ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा था। कॉफ़ी आ गई। वेटर को कॉफ़ी लाते देख के उसे सुकून आया। वेटर झुक के कॉफ़ी रखने लगा और वो शर्मिंदगी से अपने बैकपैक का हैंडल दुरुस्त करने लगी। उसी पल वेटर का हाथ फिसला। माही की चीख बुलंद हुई और कॉफ़ी का गर्मा गर्म कप नीचे गिर गया। ऐन नगीना बेगम की आस्तीन पर, जो दुपट्टे से बाहर थी।
ओह गॉड, माही ने मुंह पे हाथ रख लिया, लेकिन नगीना बेगम जगह से नहीं हिली। गीले बाजू को कदरे बुलंद करके अफसोस से देखा और वेटर की तरफ महज एक घूरती हुई निगाह उछाली। वो बौखला के माजरत करने लगा। इट्स ओके, वो बुड़बड़ाई, लेकिन उनसे पहले ही माही तेज़ी से उठी, परेशानी से बहुत से टिश्यू उठाए और उनके करीब आई। मैं साफ़ करती हूँ आंटी। वो जल्दी जल्दी उनकी आस्तीन मोड़ने लगी। नहीं, कोई बात नहीं। वो एकदम घबराई, रंगत पक हुई, लेकिन वो माही थी, पूरे जहाँ की बेटी। उसके सामने उसकी एक बुजुर्ग आंटी के ऊपर चाय गिर गई थी। वो उसी वक्त उनके कपड़े भी धो के इस्त्री कर देने को तैयार थी। आंटी आप बिल्कुल ठहर जाइए, मैं साफ़ कर रही हूँ। रपट के उनको रोका, फिर एहतियात से आस्तीन ऊपर फोल्ड की, टिश्यू से गीला बाजू साफ किया और उसी पल वो ठहरी। बाजू की सुर्ख पड़ती जिल पर एक निशान था, स्लेब की शक्ल का स्याह निशान, जिसके गिर्द 2 नुक्ते लगे थे, जैसे जला हुआ हो, जैसे कोई टैटू हो। वो एक लम्हे के लिए ही उस निशान को देख पाई थी कि नगीना बेगम ने खींच के आस्तीन नीचे की। रंगत कदरे मुतगैर हो गई थी। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वेटर अपने बॉस को ले आया था माजरत के लिए, लेकिन वो पर्स उठा के तेज़ी से बाहर निकल गई। माही तहीर से उन्हें जाते देखती रही, फिर सर झटक के वेटर को बिल लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद बिल अदा करते हुए उसको अच्छी तरह से याद था कि सुर्ख वॉलेट उसके पास था। गॉसिप के बाद वो आंटी चली गई। हाँ, उन पर कॉफ़ी गिर गई थी, लेकिन छोटी तफसीलात आपके लिए अहम नहीं है। रुदात सुनाते हुए वो जल के बोली, डेवल इज़ इन द डिटेल। हालांकि वेटर उसके लिए पानी ला चुका था। पहले उसने तेज़ी से चंद घूंट भरे, फिर सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। मैं काफ़ी देर वहीं बैठी रही। फिर मेरे मोबाइल पे ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ तो मैं सुस्ती से उठी और वॉशरूम गई। फिर वज़ू किया और प्रेयर एरिया में जाके नमाज़ पढ़ी। उस वक्त 12:30 हो रहे थे शायद। नमाज के बाद वॉलेट तुम्हारे पास था? वो सर झुकाए टिश्यू पेपर पे औकात नोट करता जा रहा था। जी, क्योंकि नमाज के बाद मैं जर्द भालू तक वापस आई, एक करीबी रेस्टोरेंट से खाना खाया और फिर ड्यूटी फ्री से चॉकलेट्स ली। उसने तमाम रसीदें निकाल के सामने रखी, जिन्हें वो आदतन बैकपैक में चॉकलेट्स के साथ ठूंसती आई थी। चॉकलेट्स खरीदने के लिए मैंने बोर्डिंग पास दिखाया था, यानी उस वक्त वॉलेट मेरे पास था। वो रसीदों से वक्त देखता टिश्यू पे रकम कर रहा था। फिर मैं प्रेयर एरिया में वापस आई। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं वहीं सो गई। आधे घंटे बाद मैं उठी तो 2 बज रहे थे और मैंने फ़ोन निकालने के लिए बैकपैक में हाथ डाला तो वॉलेट मेरे पास नहीं था। चॉकलेट्स तुमने 1:20 पे खरीदी और वॉलेट की गुमशुदगी का तुम्हें 2 बजे इल्म हुआ। इस 40 मिनट की विंडो में तुम्हारा वॉलेट खोया है। यही बात मैंने आधा घंटा पहले आपको बताई थी, लेकिन आपने पूरी मैथ्स इस्तेमाल की जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चॉकलेट्स शॉप से प्रेयर एरिया तक 10 मिनट की वॉक है मादाम। इस 10 मिनट में तुम जिस जिस जगह से गुजरी हो, हम उस जगह दोबारा जाएंगे और तुम्हारा वॉलेट ढूंढेंगे। उठो। वो एकदम टिश्यू लपेटता उठ खड़ा हुआ। आप किसी से कह के कैमरा फुटेज नहीं निकलवा सकते? उसने थकान से माहिर को देखा। उसकी कमर मज़ीद दर्द करने लगी थी। फुटेज निकलवाने तक तुम्हारी फ़्लाइट का वक्त हो जाएगा, पहले हम खुद ढूंढ के देखते हैं। अजीब ढीठ आदमी था। 2 कप कॉफ़ी पीकर वो अब फ्रेश था और वो थक चुकी थी। वो उसका वक्त ज़ाया कर रहा था। कम वक्त ना हो तो उसने बैकपैक कंधों पर डाला, पहना और उठ खड़ी हुई। चंद कदम चल के ही वो हाँफने लगी थी। अगर वॉलेट ना मिला तो ये लोग मुझे डिपोर्ट कर देंगे। इतनी मुश्किल से कनाडा का वीज़ा आया था, फिर से नया पासपोर्ट बनवाऊंगी और नहीं ज़ाया होता तुम्हारा वीज़ा। वो उससे तेज़ कदमों से चल रहा था। वो उसके हर कदम को ट्रेस करने लगे, लेकिन वॉलेट को नहीं मिलना था, ना मिला। अब तक माही की समझ में आ गया था कि यहाँ कोई असर रसूख, कोई सिफारिश काम नहीं करनी थी। उसके पास पाकिस्तान वापस जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था और ये ऑप्शन शदीद शर्मिंदगी के लिए हुए थे। सारे ससुराल को मालूम था कि वो कनाडा जा रही है। रिश्तेदारों की ही नज़र लगी होगी यकीनन। मुझे अपने शौहर को कॉल करनी है। वो भालू के करीब बनी एक चौकी पे बैठ गई। करो कॉल। माही ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। माही उसके बड़े हाथ को देखेगी। उसने हाथ नहीं बढ़ाया। माही ने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। दुनिया में 2 सबसे बड़ी कुव्वतें जो इंसान से कुछ करवा सकती हैं, उनमें से एक खौफ है और सबसे बदतरीन खौफ अनजान शय का होता है, फियर ऑफ अननोन। माही ने सर झुका लिया। क्या बताएगी वो आबाद को कि वो इतनी लापरवाह थी कि किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया और उसे मालूम ही ना हो सका। तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती हो? वो दोनों अब साथ साथ बैठे थे और उनके सामने एयरपोर्ट पे बहुत से लोग आ जा रहे थे, टहलते भागते, तस्वीरें लेते, कॉफ़ी के कप उठाए, मोबाइल्स पे सर झुकाए। सबकी दुनिया अलग थी। एक दफ़ा फिर अपना बच्चा खोने से उसने सोचा, लेकिन कहा नहीं, बस उसे देखे गई। और दूसरी बड़ी कुव्वत क्या है? मोहब्बत। वो सामने देख रहा था। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? सगार से। वो धीरे से मुस्कुरा दी। और आपका सबसे बड़ा खौफ? माहिर चंद लम्हे कुछ कह नहीं सका। आंखों के सामने एक चेहरा लहराया। गोल ऐनक वाला बच्चा आंखें मीच मीच के रो रहा था। उसने थूक निकला।
मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। आवाज़ कँप-कँपाई थी, कुछ था जो उसके चेहरे में बदला था। माही ने गौर से आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ के उसका चेहरा देखा। चंद लम्हे के लिए वो अपना गम भूल गई। आप डरते हैं, बल्कि वो चौंकी। आप डरे हुए हैं। और अब उसे समझ में आया था कि उस शख्स में क्या बदला था। खौफ। ये खौफ था जो उसकी शख्सियत में जमा हो गया था और उसने सब बदल के रख दिया था। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, चाहे वो नज़र आए चाहे ना नज़र आए। वो सर झटक के सामने देखने लगा। ना नज़र आए? माही ने बगौर उसे देखा। माही ने जवाब नहीं दिया। वो सामने देखेगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो ज़्यादा ही पर्सनल हो गई थी। उसे ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मेरा मतलब, तुम ना नज़र आने वाली मखलूक पे यकीन रखती हो? जैसे उसकी नज़रें सामने आते जाते लोगों के हजूम पे जमी थी, जैसे जिन्नात। माही ने चौंक के उसे देखा, फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए। सर अस्पात में हिलाया। हाँ, आप नहीं करते। पता नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ इंसानों के अंदर जिन्नात बोल रहे थे। वो लोग कर्स थे या नाटक कर रहे थे, मैं समझ नहीं सका। ऐसे लोग कर्स होते हैं ना अदाकार। फिर क्या होते हैं? बीमार। वो सिर्फ बीमार होते हैं। वो जहाँ था वहीं रह गया। उसकी सांस अटक गई। वो बीमार था। होंठ फड़फड़ाए, आंखों के आगे एक चेहरा लहराया। वो बच्चा गीली अनक आंखें मीच के रोता। वो खौफजदा करने वाला नहीं था, वो तो सिर्फ बीमार था। मैंने एक ख्वाब देखा कुछ दिन पहले। चंद लम्हों बाद उसे एहसास हुआ कि वह नरहाल सी बैठी लड़की कुछ कह रही है। वो चौंक के उसे देखने लगा कि मैं किसी सफ़र पे हूँ और रास्ते में मुझे एक अजीब सा साया मिलता है, जैसे कोई जादूगर या शैतान हो। वो मेरे ऊपर फूंक मारता है और जब मैं वापस पहुँचती हूँ, यानी उस जगह जहाँ मैं जा रही थी, तो मैं अपना बच्चा खो देती हूँ। पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन बुरा ख्वाब बताना नहीं चाहिए। मैंने गलती से माँ को बता दिया था। बोर्डिंग की कॉल स्पीकर्स पे सुनाई देने लगी। मुबीना मुबीन की रही सही। उम्मीद भी बुझने लगी। माही ने मायूसी से घड़ी देखी। बोर्डिंग आधे घंटे बाद बंद हो जाएगी और मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। शायद मेरा ख्वाब सच्चा था। मुझे कोई जादूगर तो नहीं मिला, लेकिन यूँ लगता है घर वापसी पे कोई आफत मेरी मुंतज़िर होगी। उसने झरझरी सी ली। अरबी में हम कहते हैं मकतूब, लिखा हुआ। मकतूब, लिखा हुआ। जो होना है और जो नहीं होना सब लिखा जा चुका है। तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी भी, मौत भी। फिर खौफ किस चीज़ का? और वो जो इतनी देर से आंसू काबू में रखे हुए थे, एकदम जैसे आंखों के बंद टूट पड़े। आंसू हज़ारों कतार बहने लगे। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? वो एकदम बच्चों की तरह रोने लगी। माही ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो दोनों हाथ साथ साथ उस चौकी पे बैठे थे और वो चेहरे को हाथों में छुपाए रोए जा रही थी। आंखें साफ करो लड़की। उसने लिखा हुआ टिश्यू उसकी तरफ बढ़ाया। क्यों? रोती हुई औरत आप लोगों को कमज़ोर लगती है? उसने भीगा चेहरा उठा के गुस्से से उसे देखा। उस शख्स ने उसका इतना वक्त ज़ाया करवाया था। कमज़ोर नहीं, सिर्फ भयानक। उसने शाने झुकाए। माही चौंकी, फिर तेज़ी से टिश्यू पकड़ा और आंखें रगड़ी। टिश्यू को वापस देखा तो उस पर निलाहट लगी थी। रोने से यकीनन सारा मस्कारा बह गया था। एकदम ढेरों शर्मिंदगी चेहरे पे दौड़ गई। सॉरी। उसने ज़ुकाम ज़दा सी सांस खींची। उफ, इर्द गिर्द लोग देख रहे होंगे। वो कितनी भयानक लग रही होगी। आईना भी नहीं था कि खुद को देख पाती। मोबाइल में सेल्फी कैम से देख सकती थी। वो कमबख्त भी खो गया था। तुम्हारा मस्कारा बह गया है। वो गौर से उसे देख रहा था। माही ने बुरा मान के उसे देखा। इस वक्त मेरी ज़िंदगी में इससे बड़े मसाइल हैं। तुमने 1 बजे वज़ू किया था। माही ने टिश्यू वापस लिया और औकात कार की फहरिस्त पढ़ी। वज़ू से तुम्हारा मेकअप धुल गया होगा। फिर दोबारा मेकअप कब किया था? माही ने भीगी आंखों में नासमझी लिए उसे देखा। मेकअप नहीं, सिर्फ मस्कारा ट्राई किया था। उसके माथे पे बल पड़े, लब भींच गए। मैंने कहा था मुझे अपने एक एक कदम के बारे में बताना। तुमने मस्कारा कब ट्राई किया? चॉकलेट्स लेने के बाद शायद। वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो गई। मैं ड्यूटी फ्री पे मेकअप टेस्टर देख रही थी, वहीं से मस्कारा उठाकर लगा लिया। इससे क्या होता है, फ्री का मेकअप इंसान ट्राई कर ही लेता है। तुमने वो मस्कारा ख़रीदा? नहीं, लेकिन मैं मेकअप के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ कि मस्कारा दोनों हाथों से लगाया जाता है। क्या मतलब? माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो उसे इस मेकअप स्टॉल तक वापस लाया जहाँ से उसने मस्कारा ट्राई किया था। तुम चॉकलेट्स लेकर यहाँ से आई थी, तुम्हारा वॉलेट हाथ में था क्योंकि तुमने अभी अभी पेमेंट की होगी। वो अब मेकअप स्टॉल की तरफ रुक किए खड़ी थी और वो उसके पीछे था। तुमने दूसरे हाथ से मस्कारे की डिब्बी उठाई होगी। उसने इशारा किया। माही ने एक मस्कारा उठाया, लेकिन मस्कारे की वांड निकालने के लिए तुम्हें वॉलेट वाला हाथ इस्तेमाल करना था। सो तुमने वॉलेट, माही ने दाएं हाथ बने शेल्फ पे हाथ रखा, यहाँ रखा होगा शायद। माही ने वांड बाहर निकाली, फिर अपने हाथों को देखा। एक में डब्बी थी, दूसरे में मस्कारा। वांड थी, उसके दोनों हाथ मसरूफ़ थे। ओह नो, वो चौंकी। वो शेल्फ की चीज़ें टटोल रहा था। एक सेल्स गर्ल साथ आ खड़ी हुई, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थे। क्या मालूम किसी ने उठा लिया हो।
फिर वही बात, यहाँ कोई तुम्हारा पासपोर्ट नहीं चुराएगा लड़की, फिर किसी को मिला क्यों नहीं? उसने परेशानी से दूर नजर आती स्क्रीन को देखा। उसका बोर्डिंग गेट खुल चुका था। उसके साथी मुसाफिर जहाज़ में बैठते जा रहे होंगे। किसी को मिलना चाहिए था, वो बुड़बड़ाया, सिवाय इस सूरत में कि वो माहिर की उंगलियां शेल्फ के अकब तक गई। वहाँ दर सी बनी थी कि वो फिसल के नीचे जा गिरा हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर सीधा हुआ और स्टॉल उठा के एक तरफ किया। उससे पहले कि सेल्स गर्ल रोकती, माही की चीख निकली। स्टॉल के पीछे फंसा हुआ सुर्ख वॉलेट धड़ाम से ज़मीन पे जा गिरा था। एक लम्हे के लिए उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। अगले पल वो झुका और वॉलेट उठा के सीधा हुआ। कहा था ना, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। उसने झपट के वॉलेट खोला। अंदर सब कुछ था, डेड मोबाइल, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, पैसे, कार्ड्स। ये स्टैंड्स के दरमियान में फंसा ना होता तो किसी को मिल जाता और तुम इतनी परेशान ना होती। और अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुमने मेकअप ट्राई किया है तो मैं उसी वक्त बता देता कि मस्कारा 2 हाथों से लगाया जाता है। वो रोते रोते हंसती, फिर आंखें रगड़ी। यकीनन अब वो पहले से ज़्यादा भयानक लग रही थी, लेकिन उसे परवाह न थी। थैंक यू, आपकी वजह से नहीं, मैं ना होता तब भी चंद घंटों बाद ये किसी न किसी को मिल जाता और तुम तक पहुंच जाता। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, स्याह नीले आंसू बह रहे थे। उसने धुंधली बसारत के साथ के पार उसे देखा। थैंक यू, तुम्हारी लास्ट बोर्डिंग कॉल सुनाई दे रही है, जाओ, हैव अ सेफ फ्लाइट। वो मुस्कुराया था। वो मज़ीद वहाँ रुकना चाहती थी, वो उसका शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं था। वो आगे बढ़ गई, फिर वापस उसकी तरफ पलटी। मैं आपको कॉल करूँगी। माहिर ने हल्के से कंधे झुकाए, जैसे कह रहा हो इसकी ज़रूरत नहीं, वो उसे एक दिन में भुला देगा। थैंक यू। दोनों के दरमियान बहुत से लोग आ गए थे, यहाँ तक कि वो अब उसे नहीं देख सकता था। वो इंसानों के हजूम में गुम हो गई। एयरपोर्ट से निकलते हुए उसने पहली कॉल सबरीना को मिलाई थी। फ्लाइट रिफंड करवा दो। वो खनखारा। तुम्हारा भाई कैसा है? वहाँ एक लम्हे के लिए नाराज़ सी खामोशी छा गई। वैसा ही है, अदाकार। भाई ने चेहरा झुका दिया। चलो, में वो कुछ नहीं बोला। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे दोबारा वहाँ ले चलना। तुम्हारा भाई बीमार है और मैं भी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी आज की एपिसोड का सेकंड पार्ट, मतलब 12वीं एपिसोड का सेकंड पार्ट। तो फिर मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।